नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर सीएम का हाथरस, फिरोजाबाद, औरैया का दौरा और दोपहर 12:15 पर हाथरस में जनसभा करेंगे। और साथ ही अगर बात करें दोपहर 1:40 में फिरोजाबाद में सीएम की जनसभा, 3:10 पर औरैया में सीएम की जनसभा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब तीसरे चरण की तैयारी में जुट चुकी है यहां पर राजनीतिक पार्टी। और ऐसे में अगर खास करके बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की अगर कमान की बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से संभालते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज एक बार फिर से उनका 3 जगह पर दौरा। बात की जाए तो 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें से हाथरस, फिरोजाबाद, औरैया दौरा है। दोपहर 12:15 पर हाथरस में जनसभा करेंगे, दोपहर 1:40 पर फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे और दोपहर 3:10 पर औरैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इस बार की अगर बात करें तो 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले, जिसमें से हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया है। उनमें से अगर बात करें तो दोपहर 1:40 पर फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा और 3:10 पर औरैया में सीएम करेंगे जनसभा। और आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां, हाथरस, फिरोजाबाद, औरैया का दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दोपहर 12:15 पर हाथरस में जनसभा करेंगे, दोपहर 1:40 पर फिरोजाबाद में जनसभा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और दोपहर 3:10 पर औरैया में सीएम करेंगे जनसभा। और आज 3 जिलों के दौरे पर ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही तमाम योजनाएं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार में आखिरकार क्या कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ, इन सभी को जनता के बीच में रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगर बात करें 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, 80 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में अब तीसरे चरण की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुड़ चुकी है। और ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ी रैलियां यहां पर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं। और ऐसे में अगर आज की बात करें तो 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में अगर हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी करेंगे। तो आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:15 पर हाथरस में जनसभा, दोपहर 1:40 पर फिरोजाबाद में जनसभा और 3:10 पर औरैया में जनसभा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और ऐसे में अगर बात करें तो पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके से लक्ष्य रखा है 80 लोकसभा सीटों का, वहां पर पहुंचने की पुरजोर कोशिश बीजेपी की। और ऐसे में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ ये रैलियां, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर जनता से वोट करने की अपील इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो आज हाथरस में जनसभा करेंगे, दोपहर 1:40 पर फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी और औरैया की बात करें 3:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया में जनसभा करेंगे। और इसी के साथ आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगर बात करें तो इस दौरान फिरोजाबाद में सीएम 1:40 पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे और साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत कौशिक हाथरस से हमारे साथ में, नरेंद्र शर्मा फिरोजाबाद से हमारे साथ में और मंजुल पांडे संवाददाता औरैया से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हाथरस का रुख करते हुए प्रशांत, अगर बात करें तो आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि देखे हैं 2 चरण इस दौरान जा चुके हैं और अब तीसरे चरण की तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हाथरस में अब तीसरे चरण में चुनाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचेंगे, लगभग 12:15 का समय है। और यहाँ जैसे ही पहुंचेंगे तो सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में क्रीड़ा स्थल पड़ता है, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कैंडिडेट वाल्मीकि के जनसभा को संबोधित करेंगे और लगभग
करीब 10,000 लोगों की भीड़ आने की यहाँ संभावना है। फिलहाल लोग जुट रहे हैं यहाँ पर, भारी संख्या में बसों से जो कार्यकर्ता हैं वो अभी पहुंच रहे हैं। जी ठीक है प्रशांत, वापस लौटती हूँ और नरेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, अगर बात करें फिरोजाबाद की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, और हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी पीछे कि आप उसी जगह पर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ कहता है फिरोजाबाद का समीकरण? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ आज करीबन 1:40 पर आएंगे और उसके बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। ये सभा स्थल है, यहाँ पर हम पहले से मौजूद हैं और न्यूज वन इंडिया की टीम सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद है। 11 बजे भी मौजूद रही थी, सुबह 10 बजे भी मौजूद रही थी, सुबह 7 बजे से मौजूद है। यहाँ हाथरस जाएंगे, हाथरस के बाद फिरोजाबाद आएंगे, फिरोजाबाद के बाद औरैया जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे जो सपा के प्रत्याशी हैं वो अक्षय यादव है, रामगोपाल यादव के बेटे हैं। और फिरोजाबाद, मैनपुरी और फिरोजाबाद का एक गढ़, एक पुराना नाता भी है, क्योंकि ये सपा का गढ़ भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक अटकने जो भाजपा प्रत्याशी को लग रही हैं, उसको मनाने का और रुझाने का काम करने के लिए योगी आदित्यनाथ आज यहाँ आएंगे और वो 2:40 पे हेलीकॉप्टर से वहाँ पुलिस लाइन जाएंगे। उसके बाद उनको कार द्वारा यहाँ तिलक इंटर कॉलेज में उनको लाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होगी, जो कार्यकर्ता रुष्ट चल रहे थे, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट चल रहे थे, उनको मनाने का काम किया जाएगा। और तमाम दल के जो नेता हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के जो विधायक थे पूर्व, उनको भी आज जोड़ने का काम किया जाएगा। और जो यहाँ के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे उनको भी आज ज्वाइन कराया। मेरे पीछे एक देखिए आपको मंच दिखाई दे रहा होगा, उसके पीछे बराबर में एक भी मंच बनाया गया है। जो कार्यकर्ता कहते थे हमको मंच नहीं मिला, उनके लिए यहाँ मंच की अलग से व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ध्यान दिया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को रुझाने में लगी हुई है बीजेपी। तो सरकार का एक नेतृत्व है कि जितने भी जो कार्यकर्ता रुष्ट चल रहे हैं उनको मनाया जाए, उनको स्थान दिया जाए। तो क्योंकि चुनाव जब भी आता है तो कार्यकर्ता की याद आती है, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो। तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि आज योगी आदित्यनाथ आएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को रुझाने का काम करेंगे। बिल्कुल नरेंद्र, वापस लौटती हूँ और औरैया से मंजुल पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मंजुल, अगर बात करें तो औरैया के दौरे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, और मैं अगर बात करूं क्योंकि अब चुनाव भी वहां पर है, तो ऐसे में क्या कहता है औरैया का समीकरण? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का औरैया दौरा है। औरैया के अजीतमल क्षेत्र में जनता महाविद्यालय में ये एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इटावा लोकसभा क्षेत्र में औरैया पड़ता है, जहां पे आज रामशंकर कटेरिया के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी जो हैं जनसभा को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। हाल में ही औरैया जनपद से नगर पालिका में सपा जीती थी, तो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा और सपा की कांटे की टक्कर देखने को औरैया जनपद से मिल सकती है। जी बिल्कुल, वापस लौटती हूँ। एसके वाजपेयी भी हमारे साथ में जुड़ चुका है। एसके, अगर बात करें, क्योंकि फिरोजाबाद भी वो सीट है जो सपा का गढ़ है, ऐसे में अगर बात करें तो यादव बेल्ट ये है पूरी, ऐसे में समाजवादी पार्टी का यहाँ पर, और उधर से अगर बीजेपी की बात करें, पूरा लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है, तो क्या लगता है इस बार का जो, क्योंकि तीसरे चरण का जिस तरीके से चुनाव होना है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो पहला चरण रहा हो, दूसरा चरण रहा हो, जो कि अब तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें जो जिले हैं वहां माना जाता रहा है कि पहले समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रभाव रहा, चाहे वो फिरोजाबाद हो, हाथरस हो, औरैया हो, मैनपुरी हो, एटा हो, इटावा हो, ये जो जिले हैं वहां कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पहले के चुनाव में बेहतर परफॉर्म करती रही है। हालांकि अगर हम पिछले 2019 की बात करें तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था और समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। क्योंकि अगर हम देखें तो 2019 के बाद अब 2024 में तीसरे टेन्योर के लिए प्रधानमंत्री मोदी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 3 कार्यकाल के बाद कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी होगी, उनको कैसे दूर किया जाए, खासतौर पर वो 14 सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी पहले परफॉर्म नहीं कर सकी पूर्व के चुनाव में, चाहे वो 2014 रहा हो, 2019 रहा हो, उन 14 सीटों पर भी खासा ध्यान दिया जाए। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और एक के बाद एक कार्यक्रम वहां पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपने पहले और दूसरे चरण में देखा होगा कि लगभग हर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम से कम 2-2 रैलियां की हैं और ऐसे में अब तीसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सीटों पर जाकर, चाहे वो प्रबुद्ध सम्मेलन हो, एससी वर्ग का सम्मेलन रहा हो, ओबीसी वर्ग का सम्मेलन रहा हो, वो पहले ही वो कर चुके हैं। लेकिन अब चुनाव की घोषणा के बाद लगातार मुख्यमंत्री हर सीट
सीट पर जाकर वहां पर प्रचार कर रहे हैं, वहां के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिले जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया शामिल हैं, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं और कहीं न कहीं रैलियों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है बताते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी रैलियों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण की व्यवस्था, इन चीजों पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में निवेश किस तरीके से आया है, इन पर किस तरीके से काम हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म किया जाए। खासतौर पर वो सीटें जो 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उन पर भी जीत हासिल की जाए और दूसरी वो सीटें 14 जिन पर बेहतर परफॉर्म नहीं हो सका, जहां विपक्ष के दल काबिज रहे हैं। अगर ऐसे में बात करें, क्योंकि देखा भी है अक्सर जब चुनाव होता है तो जातीय समीकरण बड़ा ही इस दौरान अहम रोल निभाता है और ऐसे में क्योंकि ये जो पूरा एरिया आता है समाजवादी पार्टी का, यानी कि यहाँ पर ओबीसी समुदाय की अगर हम बात करें, खास करके यादव यहाँ पर बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में जातीय समीकरण को पूरी तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से साधने की कोशिश। तो अगर तीसरे चरण की कुल मिलाकर बात की जाए तो क्या कुछ रहेगा इस दौरान, क्योंकि हमने पहला चरण भी देखा वोटिंग थोड़ी कम हुई है, दूसरे चरण में भी हमने देखी कि वोटिंग थोड़ी सी कम जरूर गई है। बिल्कुल, अगर हम पहले दूसरे चरण में देखेंगे तो दोनों चरणों में वोटिंग कम हुई। हालांकि जो कल दूसरा चरण हुआ उसमें बहुत ही कम वोटिंग हुई है, लेकिन जहां तक इन सीटों का सवाल है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ जिले कहे जाते हैं, चाहे वो फिरोजाबाद हो, औरैया हो, एटा हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, बदायूं हो, ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी पूर्व के चुनाव में बेहतर परफॉर्म करती रही है। हालांकि पिछले 2014 से लेकर अगर हम 2024 तक देखेंगे तो काफी कुछ समाजवादी पार्टी का नुकसान यहां पर हुआ है और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने इन क्षेत्रों से जीत हासिल की है। ऐसे में जहां तक जातीय समीकरण का सवाल है, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने यादव बाहुल्य सीटों पर प्रचार के लिए उतारा था, चाहे वो लखनऊ रहा हो, आजमगढ़ रहा हो, मैनपुरी रहा हो, उनको लेकर पार्टी के लोग वहां गए थे। और खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश यूनिट में जो यादव नेता है, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटों पर प्रचार के लिए मैदान में उतार रही है, ताकि एक मैसेज दिया जाए कि जो यादव वोटर्स हैं उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी में जगह है, उनको भी पार्टी और संगठन में बड़े पदों पर बैठाया गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े जो पद हैं उन पदों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के लोगों को बैठाया है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश होगी, जो जातीय समीकरण कहीं ना कहीं इन सीटों पर बन रहे हैं उन समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश होगी, अगर कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने की कोशिश होगी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लिए काम कर रही है बताने की कोशिश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज इन रैलियों के जरिए होगी। बिल्कुल ठीक है। इसके वापस लौटती और हाथरस से हमारे साथ में प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्योंकि हम जातीय समीकरण की बात एसके के साथ भी कर रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से, मैं हाथरस की बात करूं, क्या कुछ कहता है, क्योंकि इस दौरान हर एक प्रत्याशी पूरे तरीके से हर पार्टी ने यही कोशिश की है कि जातीय समीकरण को बैठाते हुए, अगर मैं हाथरस की बात करूं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपने सब लोगों से बात भी की होगी, यहां पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर, अगर जनता की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर परेशान है और यहां पर जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता, यहाँ आज जो जनसभा की जा रही है, मुख्यमंत्री जिस जगह जनसभा करने आ रहे हैं वो सिकंदराबाद क्षेत्र है। यहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है, ज्यादातर यादवों की और ठाकुरों की यहाँ वोटिंग परसेंट है। उसको साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि 29 तारीख को यानी परसों जो है अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं। और यादव बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ दोनों जो नेता है वो अपना अपना वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यादव बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए यादवों को और ठाकुरों को दोनों को एक तरह से समान करने के लिए, एक तरीके समझाने के लिए, उनको लुभाने के लिए ये जो रैली मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित की गई है, जो रैली जो की जा रही है। जी ठीक है, वापस लौटते प्रशांत। और मंजुल, अगर बात करें औरैया की, औरैया में किस तरीके से 2019 से अब 2024 का चुनाव, कितना परिवर्तन वहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस बार जो है प्रत्याशी जो रिपीट किया गया है, कहीं ना कहीं एक बार भारतीय जनता पार्टी ने रामशंकर कठेरिया पर विश्वास जताया है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है औरैया जनपद। इस बार कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन
का रुख जो है जनता बना चुकी है। कहीं ना कहीं एक लगता भी है कि समाजवादी पार्टी का पल्ला इस बार भारी रह सकता है। जी ठीक है, वापस लौटती हूँ और फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जरा नरेंद्र हमारे साथ में। नरेंद्र, फिरोजाबाद ये सीट है जहां पर पुराना नाता रहा है समाजवादी पार्टी का, अगर बात की जाए 2019 से लेकर 2024 की, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप रहे हैं, ऐसे में जनता के बीच में भी आप गए, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर उठाए, तो क्या कुछ वहां पर कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है और किस तरीके के समीकरण वहां पर बन रहे हैं, जातीय समीकरण की अगर खास करके बात करें तो? देखिए, अगर जाति समीकरण की बात की जाती है तो फिरोजाबाद एक बाहुल्य क्षेत्र है, यादव बाहुल्य क्षेत्र भी है यहाँ पर, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 5 विधानसभाएं फिरोजाबाद में पड़ती हैं। एक सदर, टुंडला, सिरसागंज, जसराना और कटपुरी, ये जो 5 विधानसभाएं पड़ती हैं जसराना, उसमें 3 जो सीटें गई थी वो गई थी सपा को और 2 सीटें गई हैं भाजपा को। तो भाजपा से देखिए बहुत बड़े कद्दावर नेता भी यहाँ रहे हैं। और सपा की बात किया, सपा से अखिलेश यादव ने भी यहाँ चुनाव लड़ा था, डिम्पल ने भी यहाँ चुनाव लड़ा था और अखिलेश यादव यहाँ से कई मतों से जीते थे। उसके बाद डिम्पल यादव को दोबारा उन्होंने खड़ा किया तो राज बब्बर जो फिल्म स्टार हैं उन्होंने उनको काफी मतों से हराया था। उसके बाद अक्षय यादव, उनके प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे हैं, वो यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद डॉक्टर चंद्रसेन यादव को पिछली बार मोदी लहर थी उसमें उनको टिकट दिया गया, वो भारी बहुमत से विजय हुए। इस बार का जो समीकरण देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा टिपिकल सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो 3 सीटें भाजपा के, वो 2 सीटें भाजपा के पास की, जो 3 सीटें सपा के पास हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज देखा जाएगा तो आज जो योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, वो दौरा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जो लोग रुष्ट चल रहे थे, जो लोग भाजपा के विरोधी थे, उनको भी लेने का काम किया जा रहा है। तो सपा से जो पिछली बार उनको टिकट गया था टूंडला से, राकेश बाबू एडवोकेट हैं, उनको यार आज उनको यहाँ शामिल किया जाएगा। सपा और जो कांग्रेस के पुराने नेता थे यहाँ पर, तो पुराने कई कालों से जो कांग्रेस के नेता रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे, आज उनको भी ज्वाइन कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा उन कार्यकर्ताओं को अनदेखी नहीं करना पा रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता रुष्ट चल रहे थे उनको मनाएगा। और भाजपा की एक नीति जो है वो कार्यकर्ता से जुड़ने का, वो भी संकल्प आज यहाँ किया गया, क्योंकि यहाँ मंच भी उनके लिए अलग बनाया गया है। जो कार्यकर्ता कहते थे हमें मंच नहीं मिला, तो वही एक शेड्यूल दिया गया। ये पहले सपा ने स्टार्ट किया था कि जो अपने कार्यकर्ता हुए थे उनके लिए अलग से एक मंच बनाया जाता था, तो उन्हीं को नजर करते हुए यहाँ पर भी एक मंच बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं समीकरण की बात की जाए तो दोनों प्रत्याशियों की कांटे की टक्कर है फिरोजाबाद। नरेंद्र, यहाँ पर आपने 2 चीजों का जिक्र किया, एक तो यादव समुदाय और एक ठाकुर समुदाय। एक समय था जब समाजवादी पार्टी का पूरा वर्चस्व रहता था, और ऐसे में अगर आज की बात करें, क्या इस दौरान जो 5 में से 2 सीटें बीजेपी के पास में गई हैं, तो क्या ये जो ठाकुर समुदाय है ये बीजेपी की तरफ पूरे तरीके से है, और यही वजह है कि सपा के गढ़ में बीजेपी धीरे धीरे सेंधमारी कर रही है? चरण में जब चुनाव हुआ था और मुजफ्फरनगर की तरफ, तो आपको पता होगा जो सोमनाथ थे उनका जो विरोध किया गया वो ठाकुर और जाटों को लेकर ही विरोध किया गया था। उनको मनाने के साथ साथ, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जो प्रत्याशी की घोषणा की है वो बहुत लंबे समय के बाद किया गया, तीसरी चौथी लिस्ट आई थी उसमें यहाँ के प्रत्याशी के घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं समीकरणों को तो देखा जा रहा है। और यहाँ के जो जयवीर सिंह मंत्री हैं, जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो भी फिरोजाबाद सिरसागंज के रहने वाले हैं। उनको मैनपुरी से वो विधायक हुए इस बार, और उनको मैनपुरी लोकसभा दी गई। तो कहीं ना कहीं 2 ठाकुरों को बाद में लिस्ट में नाम जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ठाकुर जो रुष्ट चल रहे थे उनको मनाने का काम फिरोजाबाद में दिया गया है। फिरोजाबाद मैनपुरी में जो लड़ाए जा रहे हैं ठाकुर कृष्णदीप सिंह यहाँ से लगाए हैं और जयवीर सिंह मैनपुरी से लड़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी रुझाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, वापस लौटती हूँ। एसके, अभी जिस तरीके से हमने तीनों सीटों का विश्लेषण किया अपने संवाददाताओं के साथ में, ऐसे में अब अगर खास करके फिरोजाबाद, क्योंकि ये सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, डिम्पल यादव की बात करें, तमाम यहां से दिग्गज उतरे हैं। ऐसे में ठाकुर समुदाय और यादव समुदाय, क्योंकि यहां पर समीकरण जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, 2 चुनाव हुए, दोनों में ठाकुर समुदाय काफी नाराज रहा है बीजेपी से। यहां पर पूरे तरीके से सेंधमारी सपा के गढ़ में, तो क्या यहां पर बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है? 2 सीटें भले ही विधानसभा में जीत गए हैं, लेकिन अब प्रत्याशी नहीं है ऐसे में। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जरूर है, और चुनौती इसलिए भी है क्योंकि ये सीटें समाजवादी पार्टी क्या गढ़ रही हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी पहले के चुनाव में यहाँ बेहतर परफॉर्म करती रही है। जहां तक किसी जाति विशेष की नाराजगी का सवाल है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके बाद जो प्रत्याशी घोषित किए गए, कहीं न कहीं उनमें इन सारी चीजों के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2014 रहा हो या 2019 रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे
पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लगातार बेहतर परफॉर्म करती रही है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा चुनौती ज्यादा है। चुनौती की वजह भी है कि एक तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये सीटें, दूसरा 2014 या 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों से जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं इन सीटों को बचाए रखने की चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके अलावा केंद्र में भी अगर हम देखेंगे तो 2 पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी पूरे कर चुकी है और तीसरे पंचवर्षीय के लिए मैदान में है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। जिन चीजों को भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैठाना होगा, क्योंकि प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब लोगों में नाराजगी होती है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लेकर ही चीजें होती हैं, और यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार कहीं ना कहीं ऐसी सीटों पर खासा ध्यान दे रहे हैं। एक सीट पर कम से कम 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम लगाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। चाहे वो हम पहले चरण में देखें जहां मुख्यमंत्री पहले रैलियां कर चुके थे, कार्यक्रम कर चुके थे, दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रैलियों को करने के लिए गए और हर कहीं ना कहीं वर्ग के बीच में अपना सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, कैसे उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, बहुत सारी कोशिशें मुख्यमंत्री ने की है। और अब जब तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान शुरू है तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रखने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, और कोशिश भी होगी कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है या किसी तरीके की नाराजगी है तो उसको दूर किया जाए, जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है उनको भी बैठाया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा टिकट अपने प्रत्याशियों के नहीं काटे हैं, क्योंकि अगर जो हम पहली जो सूची भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की जारी की थी उसमें ज्यादातर वही सांसद थे जो कि सीटिंग है इस समय। यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि सहारनपुर जहां पर बीजेपी नहीं जीती है वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा है, यानी कि अगर हम सहारनपुर की बात करें पहले चरण में, दूसरे चरण की बात करें अमरोहा जहां पर बीजेपी का इस दौरान बीजेपी पिछले 2019 में नहीं जीती थी, यहां पर वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा और सबसे ज्यादा रहा कुल मिलाकर अगर बात करें बाकी सीटों के। तो यहां पर तीसरा चरण है, ऐसे में जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जब वोट प्रतिशत घटता है तो ऐसे में क्या जो सत्ता पक्ष है उसको नुकसान होता है या फिर जो विपक्ष है उसको नुकसान, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि जहां पर बीजेपी है वहां पर वोट प्रतिशत थोड़ा जरूर डाउन होता गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत घटना सभी पार्टियों के लिए चुनौती होता है, लेकिन खास तौर पर जो सत्ता पक्ष होता है उसके लिए ज्यादा चुनौती होती है। वजह है कि जब 2019 या 2014 में जब ये वोट प्रतिशत था, जैसे कि हम दूसरे चरण की बात करें तो 2019 में वोट प्रतिशत 62% था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर ज्यादातर पर अपनी जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं अगर वोट प्रतिशत गिर रहा है तो बीजेपी के लिए थोड़ा ज्यादा चिंता करने की बात है और बीजेपी चिंतित भी है। यही एक वजह है कि लगातार वो अपने पन्ना प्रमुखों को, जो बूथ स्तर के जो बूथ सेक्टर कार्यकर्ता हैं या बूथ स्तर के अध्यक्ष हैं, उनको लगातार मैदान में उतार रही कि आप लोगों से मुलाकात करें, लिस्ट लेकर जाएं, कि घर में जाएं, लोगों को तैयार करें कि वो वोटिंग के दिन जरूर बाहर निकलेंगे और अपना मतदान करेंगे। तो चुनौती निश्चित है। और अगर हम अमरोहा या सहारनपुर जैसी सीटों की बात करें तो चूंकि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी काफी जद्दोजहद की थी, तो और लगातार वो कोशिश भी कर रही है कि जो उसके वोटर्स हैं, जो इन सीटों पर जो लाभार्थी हैं, चाहे वो केंद्र की योजना का लाभ पाए हुए हों या फिर प्रदेश सरकार की योजना का, उनको कहीं ना कहीं बाहर निकाला जाए और एक मतदाता के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कोशिश कर रही है। हो सकता है ये एक फैक्टर भी रहा हो कि अमरोहा और सहारनपुर में इसी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है कि शायद जो वोटर्स 2019 या 2014 के इलेक्शंस में वोट नहीं कर रहे होंगे या बड़े पैमाने पर जो नए वोटर्स बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं निकलकर मतदान कर रहे हों। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हालांकि अभी आयोग की तरफ से इस तरीके का कोई विश्लेषण नहीं जारी किया गया है, चूंकि जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो इस तरीके के बहुत सारे सर्वेक्षण जो हुए होंगे, या कौन से ऐसे वोटर्स थे जो वोट नहीं कास्ट करने गए और कौन से ऐसे वोटर्स हैं जो बड़े पैमाने पर निकलकर वोट कास्ट कर रहे थे, ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए ज्यादा चिंता की बात होती है जब प्रदेश से लेकर केंद्र तक सरकार हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का खतरा काफी ज्यादा होता है। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से इन सारी चीजों के बीच में सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी बैठा पाती है, खास तौर पर जब कहीं ना कहीं प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी हो और केंद्र में भी, और दोबारा से सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही हो। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी, नरेंद्र शर्मा और मंजुल पांडे, आप मेरे साथ में जुड़े और तमाम जानकारी साझा की है।